नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम पीजीटी का एग्ज़ाम पेपर देखेंगे जो बिहार में अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसका पीजीटी का एग्ज़ाम पेपर है। ये मैं टीजीटी का डाल चुकी हूँ, पीजीटी का है। मैं क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर टीजीटी पीजीटी यूपी वाले भी डाले हैं मैंने, और शायद हरियाणा के, उत्तराखंड के, एलटी के जो भी एग्ज़ाम पेपर मुझे मिल जाते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं आपके लिए देखने के लिए कि बहुत अच्छे हैं, इनसे आपको बहुत आधार मिलेगा देखने के लिए। ये क्वेश्चन आप जो आए हैं ना टीजीटी पीजीटी वाले, जो बिहार के, अगर आपने ना जो पेपर आए थे टीजीटी पीजीटी के यूपी वाले पूरे कंप्लीट अच्छे से करे होंगे ना, उसका व्याकरण साहित्य ना, तब भी मतलब बहुत कुछ ठीक करे होंगे। ये क्वेश्चन सब वही चीज़ें पूछी गई हैं रिपीटेड। इसीलिए बात ये नहीं है कि आप कितनी पढ़ाए हो, इस टाइम जो पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन तैयारी होती है, स्मार्ट तैयारी कौन कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमें हर चीज़ को ध्यान रख के करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें बार बार एग्जाम में आती है, उस चीज़ को ध्यान करना है। व्याकरण पर इतनी अच्छी पकड़ बनानी है। व्याकरण को हमेशा एग्जाम से पहले पढ़ा जाता है, व्याकरण कभी भी एग्जाम के समय पर नहीं पढ़ा जाता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अच्छे से सबसे पहले तैयार करने की चीज़ तुम्हारी व्याकरण है, जो पहले कर सकते हो। साहित्य तो लास्ट तक पढ़ते ही रहते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है इसका, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जो आयोग। ये आंसर की जो मैं बता रही हूँ, तो आयोग द्वारा दी गई आंसर की से ही मैं आपको आंसर बताऊंगी इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे ये गलत लगा इसमें, क्योंकि भाष शब्द से बना है, जो संस्कृत का भाष शब्द है उससे बना हुआ है, इसमें हलंत नहीं है और भाष दे रखा है खाली, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा वो लगा, लेकिन जब इन्होंने आंसर माना तो सही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है। लेकिन सही शब्द यही है कि कौन सी धातु से हुआ है, भाष धातु से संस्कृत शब्द का हुआ है, ठीक है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है। तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने दिया। वीडियो भी क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन अगर मैं इसमें करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी कोशिश करूँगी बताने की बीच बीच में आपको, ठीक है। क्योंकि आधे घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो हो जाती है। इसमें कम से कम 70 से 150 तक क्वेश्चन अलग हैं, और 30 क्वेश्चन ये रहते हैं जो शुरू में जनरल उसमें आते हैं, जनरल स्टडी वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये जनरल स्टडी वाले करा रही हूँ, अभी तो सब्जेक्ट वाले तो आगे हैं, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, वो स्वयंभू हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि। और अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन से हैं, स्वयंभू हैं। इसमें खाली ऐसी पूछा है ना, अगर किसी के अनुसार पूछते प्रथम कवि कौन है, तब तो आपको कुछ बताना पड़ता। अब सीधे हैं अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, शोरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई शोरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का इतिहास, तो हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, धीरेन्द्र वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। और किशोरीदास वाजपेयी ने क्या लिखा, हिंदी शब्दानुशासन। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अर्धमागधी से पूर्वी की हिंदी हुई है, और मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रियप्रवास है। प्रथम महाकवि कौन से हैं, तो वो खड़ी बोली के वो हैं चंद्रवरदाई। रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है, कामायनी खड़ी बोली की रचना है। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं कितनी हैं, 5 है, और बोलियां कितनी हैं, 18 हैं। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। ये वाक्य, ये क्वेश्चन मैंने और भी 2-3 एग्जामों में देखा, ठीक है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये जो जैसे एक वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, उस वो मतलब ऑथेंटिक बुक है, उसे देख लेना। उस बुक से मैं आपको आगे भी बताऊँगी, जो सर्वनाम के बारे में इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, कि आप वहाँ अगर कंप्लेंट करना चाहो तो अपना डाल सकते हो, ठीक है। तो ये नल से बूंद बूंद टपक रहा है, उसमें वाक्य में बूंद बूंद है, तो बूंद बूंद क्या है, ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। पानी कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद।
मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी की है। और अवधी की पूर्वी की कौन सी है? अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की मेवाती, मेवाड़ी और मालवी। ठीक है, ये सब राजस्थानी की है। बोलियों से 3-4 क्वेश्चन आए, अगर जिसने बोली एक बार में अच्छे से तैयार कर ली होंगी ना, सभी एग्जामों में आती हैं ये बोली, भाषा, उपभाषा, बोली। ठीक है, तो सभी एग्जामों के लिए तैयार हो गई, ये सोचो। मैथिली बोली के कवि हैं, तो मैथिली बोली के कवि कौन है? तो ऑप्शन इसमें एक सही होगा, विद्यापति। मैथिल कोकिल भी कहलाए जाते हैं अपनी पदावली के कारण ये। अवधी का लोकप्रिय कवि है, तो अवधी का लोकप्रिय कवि कौन सा है? इसमें से सॉरी दोस्तों, महाकाव्य लोकप्रिय, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। या, घा, था में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो इसमें से महाप्राण बताना कौन सी है? तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कैसा होता है? महाप्राण होता है। अब अपने आप जब पता होगा तो खुद अपना आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो का, खा, गा और घा। ठीक, ये है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये एक है था, ता था, ये दूसरा है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली, अगर इतना भी ना पता हो तो नासिक के ध्वनियों को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है? ससुराल शब्द में कौन सा शब्द है जो प्रयुक्त है इसमें? तो प्रत्यय बताना। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है ससुराल में? तो ससुर जी, और ससुर से क्या बनी? ससुराल बनी। तो एक वर्ड आगे निकाल लो, ससुर, और आगे कौन सा लग गया? प्रत्यय, तो आल, तो ससुराल हो गई। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो अंतिम पद किस में प्रधान होता है? तो अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और बहुब्री पद में क्या होता है? बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अनेकार्थक शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो टीका का शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन ए होगा, पासर्म नहीं है। कर्ण, चिन्ह, शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो कर्ण, चिन्ह, शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी में ह्रस्वर कौन से हैं? तो हिंदी में ह्रस्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ये कैसे होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या पूछें तो कितनी होती है? 4 होती है। संख्या भी क्योंकि पूछी गई है एग्जाम में। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में महाप्राण कौन से हैं? खा और गा, दूसरा और चौथा। वर्णमाला मैंने एक सब क्यों कराई थी एग्जाम, मतलब क्वेश्चन कराते कराते बीच में, कि मैंने सोचा कि कुछ तो मतलब आपको हेल्प मिलेगी और याद भी आ जाएगा, और आपके पास बुक होगी कि हाँ वर्णमाला भी हमें देखनी है। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला से कम 7-8 क्वेश्चन इसमें भी हैं, और जो पहला पेपर था उसमें भी आए थे, और अब जो AMRS का पेपर होगा ना उसमें भी आएंगे, तुम देखना। क्योंकि वर्णमाला के बिना आधार है, हिंदी का आधार है वर्णमाला, उसके बिना कैसे क्वेश्चन बने। हिंदी के ओष्ठ्य व्यंजन हैं, तो हिंदी के ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा ई होगा इसमें। तो ओष्ठ्य कौन से होते हैं? वर्ग का पा वर्ग। ठीक है, और इन्हें अगर याद करने की ट्रिक होगी तो क्या बोलेंगे? उपदमान या ओष्ठा। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। राजभाषा आयोग कब बना था? 7 जून 1955 को। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? ये अनुच्छेद 344 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। ये दे रखे हैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन। अब ये कॉम्प्रिहेंशन आप इस हिसाब से देख लेना, मैं इसमें बस खाली आपको आंसर बता दूंगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो ये नहीं कि जैसे आप दिए हैं तो अगली बार एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, ये तो अलग अलग चेंज होते रहते हैं, लेकिन इनके आंसर आपको बता दूंगी मैं फिर भी। तो 70 से 80 तक इस कॉम्प्रिहेंशन से जो गद्यांश दे रखा है, पठित गद्यांश, इससे आंसर देने हैं।
तो परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? इसमें यहाँ नीचे होगा ये क्वेश्चन 71। हाँ, तो वो है पूरा विश्व। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सी होगा। परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? ज्ञान है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र है बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? तो मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? अकुशल कामगार के रूप में। कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो कुशल कामगारों की मांग किस में बढ़ेगी? उपर्युक्त में एक से अधिक। हमें नए रास्ते खोजने होंगे, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किन क्षेत्रों में है? तो नए कुशल कामगारों की ज़रूरत किस में है? तो उपर्युक्त में एक से अधिक। महामारी रोकने के लिए आवश्यक है, तो महामारी रोकने के लिए आवश्यक क्या है? संक्रामक रोग प्रबंधन व टीके का विकास। भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो भारत विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है। 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, तो वो है भारत। ये भी कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और उसमें भी 81 से 85 तक है आपके। तो 81 नंबर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। साहित्यिक सामाजिक। बंकिम चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रीय गान बनने का कारण है, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसमें भी 86 से 90 तक। ठीक है, लगभग मुझे 3 या 4 इसमें कॉम्प्रिहेंशन आए हैं। 1 2 3 कॉम्प्रिहेंशन है ये, और पहले वाले पेपर में तो शायद 4 थे। और इसमें होगा किस मिट्टी से देह बनी है? तो इसमें भारत की मिट्टी। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है? तो इसमें गंगा का जल है। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सरस्वती। किसी भी काम को करते हुए किसी की उपासना की बात कही गई है, तो वो है सावित्री माता। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो लेखक ने भारत माता के गौरव की बात कही है। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन थे। अब आगे ये क्वेश्चन है हमारे अलग। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? आपके लिए सबसे बढ़िया व्याकरण की बुक है वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है व्याकरण की। ठीक है, ल्यूसेंट रखना साइड में उसे, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से ही एक क्वेश्चन देखना। तो उसमें ये देखो मतलब प्रयोग के आधार पर दे रखे कुल 6 हैं, और वैसे सर्वनाम कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं अगर पूछे तो। ठीक है, सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है? तो इसमें ऑप्शन जो आयोग का आंसर है वो ए है। लेकिन जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है उसमें स्पष्ट दे रखा है कि लिंग के अनुसार सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लो यह खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है, और यह खाना खाती है, तो यह तो यहाँ भी है, यह है यहाँ भी, इनमें क्या परिवर्तन हो गया? तो ये कॉमन बात है। ठीक है, तो ये तो मुझे डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, अब आप इसमें अगर डाल सकते हो तो डाल सकते ना अपना, लेकिन इसमें ये बिल्कुल गलत है कि लिंग के अनुसार तो सर्वनाम में मतलब परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, और सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? 7 कारक होते हैं। सर्वनाम में अगर पूछा जाए कितने कारक होते हैं? 7 होते हैं। और सर्वनाम में लिंग कितने, वो वचन कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार है, तो विशेषण के वर्गीकरण के भेदों का आधार क्या है?
तो विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और इसमें ऑप्शन बी सही है, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक। ठीक है। तो कितने हो गए? 4 प्रकार के। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के, अधिकर्म में, पर, ऊपर, संबोधन है, अरे। इस तरह से याद कर लेना। ठीक है। नीचे देखो क्वेश्चन में दिया है कि का के को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये संप्रदान के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द कहते हैं। तो जिसके लिए मतलब कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसको बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है संप्रदान के लिए। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। काल मतलब समय, जिसका पता चल जाए किस समय हुआ है, किस समय नहीं हुआ है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये भविष्य काल का उदाहरण है। और भविष्य में भी कौन सा है? हेतु, हेतु मद भविष्य। ठीक है। भविष्य काल के कितने मतलब भेद हैं? तो वो है 3 भेद। ठीक है। और भविष्य काल में ये कौन सा लास्ट वाला है? हेतु, हेतु मद भूत। अब वर्तमान के कितने भेद हैं? वर्तमान 5 हैं और भविष्य भूत, भूत हैं। कितने भूत हैं? 6 भूत हैं। ठीक है। जब 2 शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। तो जब 2 शब्द समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अब या तो सीधे सीधे परिभाषा आपको पता हो कि जब मतलब किसी अन्य का बोध कराया जाए तो वहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। कर्मधार में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान होते हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास कैसा होता है? पहला पद अव्यय होता है, उसमें तुम बदलाव कर ही नहीं सकते उसके पहले पद में। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो इसमें महोत्सव जो है गुण संधि का उदाहरण है। ए और ओ, ये गुण संधि के दोनों मात्राएं हैं। जहाँ ए ओ मिल जाए गुण संधि है। आ के बाद ए हो, ए और आ के बाद ओ हो तो ओ होगा। यह परिवर्तन किस संधि में होता है? तो यह परिवर्तन किस संधि में होगा? ये वृद्धि संधि में होगा। ठीक है। वृद्धि संधि आई और औ, ये क्या हो गए? वृद्धि संधि। सॉरी दोस्तों, ये दीर्घ संधि के हैं। ठीक है। वृद्धि, हाँ वृद्धि नहीं सही है, ये वृद्धि के ये हैं। दीर्घ में क्या है? आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है। इस तरह से दीर्घ में अपने से ही अपने मतलब सवर्ण जाति के जो आते हैं वर्ण और वो मतलब दीर्घ हो जाते हैं। वृद्धि में आई और औ। सौजन्य, उज्ज्वल, भ्रातागण उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सौजन्य, उज्ज्वल, ये अलग अलग लिखवाने के लिए भी आ जाते हैं, अच्छे से देख लेना। सौजन्य अलग और एग्जाम में भी आ सकते हैं, ये पूछने के लिए। ठीक है। ऊपर युक्त है जैसे ये। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? सी होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। निम्न में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है रजनीचर। तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब क्या है? ठीक है। और वो है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आसान है कि तुम वाक्य प्रयोग करके देख लो, आसानी से आपको पता चल जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये आकर्मक क्रिया है। क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है?
तो कर्ता की प्रधानता का बोध किससे होता है? कृत वाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, कृत, कर्म और भाववाच्य। आकर्षण का विपरीत होगा, तो आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण। आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द क्या है? तो आदि से अंत तक के लिए क्या होगा? वैसे तो इसमें मुझे आंसर ये वाला सही लग रहा था, लेकिन आयोग का आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, आदि से अंत तक अधोपांत है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है मुझे डाउटफुल है, लेकिन फिर भी आयोग का आंसर यही था। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? तो व्याकरण आचार्य कौन से नहीं है? तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? रामविलास शर्मा। और पतंजलि पाणिनि ने लिखा, हाँ पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, अष्टाध्यायी। और पतंजलि महाभाष्य, महाभाष्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 2 वर्णों के मेल को संधि तथा 2 पदों के योग को समास कहते हैं। तो इसमें देखो एक साथ 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। 2 पदों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, कर्ता कारक। आगे देखते हैं, उच्च भाष में कौन सा उपसर्ग है? तो उच्च भाष में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, उत धन श्वास। किस वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं? तो किस वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं? तो उपदेश्य है। कर्ता तो उपदेश्य में आ गया, कर्ता भी समझ में आ जाए ना तब भी उपदेश्य है। ठीक है, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? भाववाचक संज्ञा। 2 अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है। तो 2 अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये व्याकरण के इतने अच्छे क्वेश्चन है, और भी एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? तो जो संस्कृत मतलब और प्राकृत से विकृत होकर आए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें तद्भव कहेंगे। और प्राकृत वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम प्राकृत शब्द होते हैं, अर्ध तत्सम। कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, परम जो है जो ईश्वर, तो परमेश्वर। तो परमेश्वर की विशेषता बताई जा रही है इसमें। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हों उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हों उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्यों में दोनों वाक्य अपने में अपनी मतलब अर्थ रखते हैं। अल्प विराम चिन्ह को कहते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह इसीलिए ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सॉरी दोस्तों, ये चिन्ह दे रखा है और इसे दे रखा है कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इस चिन्ह में अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों दे रखे हैं। इन दोनों के चिन्ह क्योंकि एक से ही हैं। अब एक चीज का ध्यान करना, अल्प विराम तो होता है हमारा ये जो कोमा लगा देते हैं ना, तो ये अल्प विराम होता, और ये है हमारा अर्ध विराम। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अब ऊपर ये रा टंगा हुआ है, तो समझ ले जिसके रा टंग रहा है ऊपर, इतना भी ध्यान रह जाएगा ना, तो उसके ना ऊपर बिंदा लग जाएगा, इतना ध्यान कर लेना। तो ये हमारा कैसा हो गया? अर्ध विराम हो गया। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय है। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए अयोग्य से कहना।
बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है? तो बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है? गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। बाण और अर्थ के मेल से बनते हैं, तो बाण और अर्थ के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यार अलावा किस तरह की ध्वनियाँ हैं? तो यार अलावा किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ये अंतस्थ भी हैं और घोष भी हैं, इसमें भी एक से अधिक होने चाहिए, क्योंकि यार अलावा घोष भी होते हैं, अंतस्थ भी होते हैं। पर का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो सही लग रहे हैं मुझे, तो ये भी है, ये भी सही है, लेकिन आयोग ने अंतस्थ दिया है, तो इसमें ऑप्शन ये होना चाहिए था उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन नहीं है, तो इसमें नासिक्य व्यंजन कौन सा नहीं है? या नासिक्य व्यंजन नहीं है इसमें। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें व्यंजना अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार में व्यंजना सब शक्ति होती है। हमेशा आगे के लिए भी ध्यान रख लेना कि श्लेष अलंकार आपको कहीं मिल गया और उदाहरण ध्यान आ गया कि श्लेष अलंकार का सब शक्ति ध्यान नहीं आ रही, तो उसमें व्यंजना सब शक्ति होगी, ये ध्यान रखना। सब शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3 प्रकार की, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवत सचिन वसुमत्र बुलाए, ये काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये अनुप्रास का उदाहरण है। लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो लघु और गुरु किसके अंग हैं? ये छंद के अंग हैं। लघु और गुरु क्या, ये कितने अंग क्या है? मतलब मात्राएं हैं। ठीक है, उसके जैसे कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं, तो उनमें से एक लघु गुरु भी इसका अंग है। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभाषा या उपभाषा कहते हैं। सरकारी स्तर पर गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अधिसूचना। संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो संक्षिप्तता, स्पष्टता, क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो ये संक्षेपण के गुण हैं। असामंजस्य में, मतलब असामंजस्य में मन उलझना के लिए एक क्या शब्द है? तो इसमें है किंग कर्तव्य विमूढ़। या तो इसका ये पूछा जाता था अब तक मुहावरा कि कुछ समझ ना आ पाना कि क्या करें। ठीक है, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार है? तो आदिकालीन जैन साहित्यकार कौन है? इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नागार्जुन प्रगतिवादी हैं, ये प्रगतिवाद के हैं। नल सिंह, ये रासो काव्य लिखा है इन्होंने, बीसल देव रासो, नरपति नाल का रासो। और ये चरपट कौन है? चरपट जलंधर नाथ हैं ये। निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित करिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ कवि हैं, ये काल दे रखे हैं, किस काल के ये कवि हैं? तो नावादास भक्ति काल के हैं, चंद्रबरदाई आदिकाल के हैं, प्रेमघन आधुनिक काल के हैं, आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग के, केशवदास रीतिकाल के। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है, विधा है, कौन सी विधा क्या है? तो यशोधरा क्या है? ये चंपू काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। रश्मिरथी क्या है? ये खंड काव्य है। रश्मिरथी, हाँ, खंड काव्य है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, इसके नायक कौन है? कर्ण है। और बिहारी ससई मुक्तक काव्य है। कैसा है? मुक्तक है, दोहों में लिखा हुआ। रामचरितमानस महाकाव्य है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए सही होगा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ लेखक दे रखे हैं। तो इसमें निर्मला जयशंकर प्रसाद का है, सॉरी दोस्तों, प्रेमचंद का। निर्मला प्रेमचंद का। कंकाल तितली इरावतली ये जयशंकर प्रसाद का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस का है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का नामकरण क्या रखा था?
तो वो था गद्यकाल। ठीक है, और गद्यकाल को कितने उसमें बांटा है इन्होंने, 3 काल खंडों में बांटा है। ठीक है, प्रथम उत्थान, जैसे 3 में प्रथम उत्थान, ऐसे ही द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। ठीक है, तो प्रथम उत्थान में क्या है, भारतेंदु युग, और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, और तृतीय उत्थान छायावाद युग। इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो पत्रकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। वैसे तो श्याम सुंदर दास भी प्रसिद्ध हैं पत्रकार के रूप में, क्योंकि ये जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका दोनों में थे ये। लेकिन ये श्याम सुंदर दास जो मुख्य रूप से ना आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, पत्रकार के रूप में जो प्रसिद्ध है गणेश शंकर विद्यार्थी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का है ये। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रेयर्सन का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु विनोद, मिश्रबंधु का। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष, तो तत्पुरुष में कौन सा समास है, इसमें देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। बहुव्रीहि में मतलब पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व, हाथापाई, मतलब लड़ाई कैसे हुई, हाथ और पैर से, हाथापाई, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। वैसे तो ऑप्शन इसमें है अकॉर्डिंग का मतलब है तदानुसार, ये है सेंसन, सेंसन का मतलब है जनगणना, बेसिक पे का मतलब है मूल वेतन, एडजस्टमेंट का है समायोजन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित करना। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो इसमें क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो इसमें ऑप्शन हमारा कथनी और करनी में अंतर है, 4 है। सब धान 27 पसेरी, मैंने अच्छे बुरे सब एक उससे आंकने पता चला कि माइंडेड तो खूब हो, पढ़े लिखे खूब हो, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, तो वो बिना पढ़े लिखे सोच रही है तो हमारे बराबर ही हैं। ठीक है, तो वो वाला हिसाब है कि सब धान 27 समझना कि सब बराबर हैं, सब धान 22 पंसेरी। तो ये ऑप्शन सी का क्या होगा, ये अज्ञानी के लिए अच्छे बुरे व्यक्ति सब समान लगते हैं उसे, कि जैसे हम बिना पढ़े लिखे हैं तो सामने वाला भी बिना पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो उसे कुर्सी नहीं मिली, मगर योग्यता आदमी की अपनी अलग होती है। ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ पढ़ा लिखा व्यक्ति से बात करो तो उसको एकदम पता चल जाता कि अपना टैलेंट है उसका। होनहार बीरबान के होत चिकने पात, तो इसका कौन सा होगा, इसमें होगा पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए, कूट का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन है हम खा चुके, तो हम खा चुके, तो ये विधिवाचक जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। उसने खाना नहीं खाया जिसमें निषेधवाचक, और क्या तुम खा रहे हो प्रश्नवाचक, तुम खाओ आज्ञावाचक। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। शाब्दिक व्यंजना कहा जाता है, तो शाब्दिक व्यंजना किसे कहा जाता है, जहाँ अनेक अर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। तो जहाँ अनेक अर्थक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सी व्यंजना होती है, शाब्दिक व्यंजना होती है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुला खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मनु मानो ज्यो नु जानो ज्यो आ गया ना इसमें। और ये किससे, कमायनी की पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की। दिवस का अफसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब रास्ती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो ये पद्यांश में कौन सा छंद है, तो इसमें दुरत विलंबित छंद है। ठीक है, और ये दुरत विलंबित छंद है, और ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये प्रिय प्रवास की पंक्तियाँ हैं, और प्रिय प्रवास की जहाँ से शुरुआत होती है वहीं की पंक्तियाँ हैं, क्योंकि प्रिय प्रवास की शुरुआत संध्या काल से ही होती है। विभाव क्या है, विभाग क्या है, विभाव। ठीक
ठीक। विभाव है, विभाव भाव के उद्बोध का कारण। जहाँ कारण आ जाए वहीं विभाव है। विभाव का मतलब क्या होता है? कारण होता है। विभाव कितने प्रकार का होता है? 2, उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव। आलम्बन, तो आलम्बन उद्दीपन क्या हो गया? आलम्बन सहारा दे रहा, उद्दीपन बढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया? कारण हो गया विभाव। और ये किसके? ये रस के अवयव हैं जो हैं, ठीक है। कितने होते हैं रस के अवयव? 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया आज का ये, ठीक है। 1-2 प्रैक्टिस सेट अभी और कराऊंगी जो EMRS के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। और जो अपनी तैयारी अपना लगे रहो, करे रहो, क्वेश्चन करो, डेली क्वेश्चन करो, डीपली पढ़ने के चक्कर में मत लगो। अब जितने क्वेश्चन है वो करो, लास्ट ईयर जितने क्वेश्चन मिल जाए वो करो, ठीक है। अपना लगातार लगे रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।